प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के एक और नए सेशन में हम लोग लेके आए हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद करने वाले हैं। तो चलिए प्रिय छात्र, पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये है। तो देखिए हर एक क्रिया के विपरीत बराबर जो प्रतिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वो क्या है आपका, क्या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, या फिर न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, या फिर न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय छात्रों इसका आप लोग जवाब देते चले। देखिए आप लोग को बताते चले कि न्यूटन साहब ने क्या किए थे, गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम, जो पहला नियम था उसको प्रथम बोला गया था, जो दूसरा गति का नियम था उसको द्वितीय नियम बोला गया था, और तीसरा को न्यूटन साहब के तृतीय गति नियम बोला गया था। और आप ये भी बात जानते हैं कि न्यूटन साहब का जो प्रथम गति नियम है इसको क्या बोला था प्रिय छात्रों, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इस बात को आप जानते हैं। और द्वितीय जो गति नियम था इसमें से क्या, जो आपका बल का परिभाषा है वो निकल के आता है F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन। उसका तृतीय जो गति नियम है इसी के सिद्धांत पर आपका रॉकेट चलता है प्रिय छात्रों। यानी इसी में क्या होता है ना कि कोई भी क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होता है। जैसे में आप मैच वगैरह खेलते हैं, बॉल को आप दीवार में मारते हैं ना, जितना जोर से मारिएगा उतना ही जल्दी वो जोर से वो आपकी तरफ वापस आता है। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिय छात्रों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि न्यूटन साहब के गति के तृतीय नियम में और कौन कौन चीज़ होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि रॉकेट जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको सवाल पूछा है क्या न्यूटन का तृतीय नियम के आधार पर काम करता है, या फिर न्यूटन का प्रथम नियम, या फिर न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए अभी आप लोगों को तो न्यूटन साहब का द्वितीय नियम भी बताया कि यहीं से आपका F = ma आता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको बल का परिभाषा होता है। उसके बाद प्रथम नियम को क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों, इसको जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, ये भी बात आप लोग को बताए। तो देखिए रॉकेट जो है ना, ये आपका न्यूटन साहब के तृतीय नियम के आधार पर, यानी तृतीय नियम के सिद्धांत पर रॉकेट आपका उड़ता है। देखिए वो आपका रॉकेट हो गया। उसके बाद आप नाव में, जब नाव में खड़ा रहते हैं, उसे कूद करके आप जो पानी में जाते हैं, छलांग मारते हैं, तो आप जितना आगे छलांग मारिएगा, जिस नाव पे आप खड़ा रहते हैं वो उतना ही पीछे की ओर आता है प्रिय छात्रों। ये सभी क्या आपका न्यूटन साहब के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी तरह से आप लोग बने रहे हमारे साथ और मेहनत करते चले, हर हाल में हम लोगों को सफलता लेके छोड़ना है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपको बताना है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो अधिकतम होता है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर, या 2 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रिय छात्रों आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोग को एक बात ये भी बता दें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जिसमें उबलने लगता है, वो बॉइलिंग पॉइंट जल का क्या हो जाता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जिसमें वो आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर बोले तो कितना हो जाएगा प्रिय छात्रों, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि जल का अधिकतम घनत्व क्या हो जाएगा, आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या होगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। देखिएगा आप अपने घरों में जिस बर्तनों में खाना बनाया जाता है, जो उसका बाहरी सतह है, जिस पे आग लगता है, फ्लेम लगता है, वो उसका रंग काला होता है। किस रीजन से, क्या कारण है। तो क्या पहला ऑप्शन है उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है इस रीजन से, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि काली सतह उष्मा की सुचालक होती है, या ये रीजन हो सकता है, या फिर तीसरा क्या है कि काली सतह उष्मा की कुचालक है, ये हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है कि काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो देखिए प्रिय छात्रों आप जानते हैं कि जो काला रंग होता है ना, काला रंग ये क्या होता है, उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ये क्या करता है, जैसे अगर आप मान लिए कि आप काला ड्रेस पहने हैं, तो सूर्य से जो भी रोशनी आती है ना, उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो इसी रीजन की वजह से, यानी काली सतह जो होता है उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो बर्तन होता है, बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा क्या काला छोड़ा जाता है। यही रीजन होगा प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आपको देखिए गर्मी के दिनों में ये एडवाइस भी दिया जाता है कि आप काले रंग का कपड़ा ना पहने, तो कैसा पहने, तो उजला रंग का कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी के दिनों में। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 4 के बाद 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। श्वेत मीन्स सफ़ेद, ठीक है। तो देखिए कैसा होता है आपका ताप की खराब अवशोषक
तथा खराब परावर्तक होता है, या फिर ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है, या फिर ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है, या फिर आपका ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए प्रिय छात्रों कि एक सफ़ेद और चिकनी सतह कैसी होती है। तो देखिए आप सबको बताते चले कि जो सफ़ेद रंग है ना वो क्या करता है, जो भी रोशनी होती है सूर्य की किरण से जो भी रोशनी आती है उसको ना वो वापस करता है, यानी उसका परावर्तन करने का काम करता है। तो देखिए वो परावर्तन का काम करेगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका ताप का वो खराब अवशोषक हो जाएगा, यानी उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तथा साथ में क्या होगा, अच्छी वो परावर्तक होगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए आप लोग को बताते चलते हैं कि जब भी आप लोग क्लास करने बैठे तो पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना उसको आप लोग नोट कर लें। देखिए इसका अगला प्रश्न है आपका कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। देखिए यहाँ पे सेल्सियस में आपका 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा होगा जो आपका किसमें अगर केल्विन में उसका मान अगर लाएंगे तो वो 300 केल्विन के बराबर होगा। तो देखिए आपको अगर केल्विन में बदलना है तो इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे देखिए आपका आंसर किसमें, सेल्सियस में है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सेल्सियस में बदलने का क्या फॉर्मूला है। अगर आपको सेल्सियस में बदलना हो तो आपका जो केल्विन दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 300 केल्विन दिया हुआ है ना, इस 300 केल्विन से आप क्या कीजिएगा, 273 केल्विन को घटा दीजिएगा। जब इसको घटाइएगा तो आपका वो इजीली क्या हो जाएगा, आपका सेल्सियस में बदल जाएगा। तो आप 300 से 273 केल्विन को घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 27, और ये 27 आपका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा मेरे छात्रों, डिग्री सेल्सियस। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, यानी मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जिसमें वो क्या करता है, इजीली सुन पाए, जिसमें उसको सुनने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो कौन सा स्टैंडर्ड ध्वनि स्तर माना गया है। क्या 90 डेसिबल, या फिर 60 डेसिबल, या 120 डेसिबल, या फिर 100 डेसिबल। तो फिलहाल इसका आप लोग जवाब दीजिए। देखिए आपको बताते चले कि ध्वनि का जो मात्रक है, ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। किस में प्रिय छात्रों, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए आप सबको पता है कि मानक ध्वनि स्तर क्या माना गया है मनुष्य के लिए, 60 डेसिबल। कितना प्रिय छात्रों, 60 डेसिबल। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 60 डेसिबल। देखिए इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा ना, उसमें सुनने में परेशानी होता है, और उसको जिसमें आपको परेशानी होगा उसको मानक नहीं माना जाएगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं इसका अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका देखिएगा 8वां प्रश्न कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं हो सकती है। देखिए शून्य से अर्थ क्या है कि निर्वात, यानी कौन सी तरंगें निर्वात में संचरण नहीं हो सकती है, यानी निर्वात में नहीं जा सकती है, गमन नहीं कर सकती है। तो क्या आपका प्रकाश हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा, या ध्वनि हो जाएगा, या उष्मा हो जाएगा। तो देखिए प्रिय छात्रों इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि आपका निर्वात में गमन नहीं करता है। जैसे में अंतरिक्ष में जितने सारे भी लोग रहते हैं वहाँ पे अगर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में क्या है, वहाँ पे निर्वात है। निर्वात होने का मतलब वहाँ पे आपका निर्वात होने की वजह से जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं वो एक दूसरे जो बातें करते हैं तो बोल करके बातें नहीं करते, बल्कि इशारों में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ध्वनि है ये निर्वात में गमन नहीं करता है। और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा मेरे साथ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका क्या है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। क्या उसको परमाणु कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं, या पॉजिट्रॉन कहते हैं, या फोटोन कहते हैं। फिलहाल आप लोग बताइए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिय छात्रों फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, उसको क्या कहता है, फोटोन कहा जाता है। बाकी न्यूट्रॉन वगैरह, पॉजिट्रॉन वगैरह, परमाणु के बारे में तो आप लोग जानते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। 9 के बाद चलते हैं प्रश्न का 10 में। देखिए 10 आपका क्या है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश बताइए आप लोग हमारे पास यानी पृथ्वी में लगभग कितने समय में पहुंचता है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए सूर्य का प्रकाश आपका कितने समय में पहुंचता है मेरे छात्रों, 8 मिनट लगता है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। वहीं पर अगर आपको पूछ दे कि चांद यानी चंद्रमा का प्रकाश यानी रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना, तो सवा सेकंड। तो प्रिय छात्रों कितना, चंद्रमा का 1.25 सेकंड, या फिर उसको क्या बोला जाता है 1.3 सेकंड बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं पे 1.25 सेकंड भी लिखा रहता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि
सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जितना सारा भी अम्ल है उसको अगर हम लोग जल में घुलाएंगे तो वो क्या प्रदान करेगा, क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेगा, या हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, या इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, या न्यूट्रॉन प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पे अगर प्रोटॉन ऑप्शन होता तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रोटॉन ऑप्शन नहीं है। और आप जानते हैं कि जितना सारा भी अम्ल है वो जल में घुलकर क्या देता है प्रिय छात्रों, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अगर यहीं पे बात कर लेता कि अम्ल की जगह में क्षार रहता तब इस सवाल का जवाब क्या हो जाता, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाता। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ बातें और आप जान लीजिए कि अम्ल जो है ये आपका स्वाद में कैसा खट्टा होता है। क्या बता उसका कभी गुण पूछ ले तो ये स्वाद में कैसा होता है मेरे छात्रों, खट्टा होता है। और इसके बारे में और आप जानिएगा तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और अम्ल के बारे में अगर और आपको जानना है तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है मेरे छात्रों, 7 से कम होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में चलते हैं 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है कि रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान कितना होगा, क्या 5 हो जाएगा, या 6.4 हो जाएगा, या 7.4 हो जाएगा, या फिर 8 हो जाएगा। तो फटाफट बताइए। देखिए रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है प्रिय छात्रों, रक्त का पीएच मान आपका होता है कितना, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है आपका रक्त का पीएच मान। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग को बताते चले, जैसे ना आपको क्या कभी पूछता है वर्षा जल या फिर जिसको शुद्ध जल बोला जाता है, फिर वर्षा जल का पीएच मान अगर कभी पूछ दे तो कितना होगा, 7 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि 7 से कम वाले को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। 7 से कम वाले को अम्ल बोलते हैं। 7 से अगर ज़्यादा पीएच मान होगा तो उसको क्षार बोलते हैं। अगर 7 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं मेरे छात्रों, उसको उदासीन बोला जाता है। इस बात को आप नोट करते चलिएगा। चलते हैं 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या 13 है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है, तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। आपको बोला कि कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन कितना है उसमें 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 6 है। उसके बाद बोला कि परमाणु भार कितना है उसका, 12 है। तो आपको बोला है कि नाभिक में कितने प्रोटॉन होगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है वही क्या होता है उसका परमाणु नंबर होता है, और वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। अगर उसमें इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा मेरे छात्रों, 6 हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक परमाणु में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और आप ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे, कक्षों में घूमते रहता है। कहाँ पे, कक्षों में घूमते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पे रहता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कैसा चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। और जो आपका प्रोटॉन है इस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन है इस पर कैसा चार्ज होता है मेरे छात्रों, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये 0 होता है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 13 के बाद 14वां प्रश्न। देखिए 14वां प्रश्न आपका क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आपके एग्जाम में ना आपका सूत्र से एक सवाल बनना हर हाल में कंफर्म है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, क्या CaSO4.5H2O, या फिर 2CaSO4.H2O, या फिर CaSO4 का होल 2.2H2O, या फिर CaSO4.MgO। बताइए फिर से, तो फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। तो गाइज इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन के साथ खेला हुआ है। बच्चे को हालांकि पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.5H2O, ये हम सबको पता है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ खेला किया है, क्या किया है देखिए। इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 का होल 2.2H2O हो जाएगा। इसको भी आप नोट करते चलिएगा। देखिए आपका ये वाला पूछे ऑप्शन में ये रहे आपका CaSO4 का होल 2.2H2O या फिर CaSO4.5H2O, दोनों ही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे साथ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या होता, कंफ्यूज कर जाता और आगे क्या बोलता कि सर ऑप्शन में तो था ही नहीं। तो देखिए आप लोग को घबराना नहीं है प्रिय छात्रों, हमारे साथ जुड़े रहे। हम लोग हर तरह से आप लोगों के लिए सवाल लेके आएंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, 14 के बाद 15वां प्रश्न। देखिए 15वां प्रश्न आपका पूछ रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। देखिए आप जानते हैं कि लोहे में ना जंग लग जाता है, लोहा पे क्या लगता है, जंग लगता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है, क्या वो लोहे का भार बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर परिवर्तित होता है। तो आप लोग फटाफट बताइए मेरे साथियों कि जंग लगने पर क्या होता है। तो देखिए आप सबको पता है कि अगर जंग का अगर आपको सूत्र पूछ दे किसका, कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो आपको हो जाता है कि Fe2O3 यहाँ पे आपका XH2O। अब आप बोलेगा x क्या है, तो यहाँ पे x जो आपका ना नमी के आधार पर यानी जल के इसके आधार पर यहाँ पे वो x का वैल्यू बैठाया जाता है। तो देखिए मेरे छात्रों Fe2O3.XH2O ये आपका क्या हो जाएगा, जंग का सूत्र हो जाएगा। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है। तो देखिए जंग लगने पर ना क्या होता है, लोहे का भार वो आपका बढ़ जाता है, बल्कि घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बढ़ जाता है। और आप ये बताइए कि जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो आपका जंग लगना क्या होता है मेरे छात्रों, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन।
परिवर्तन है। ठीक है, देखिए बच्चे क्या सोचेंगे कि जंग लगने पर वो झरने लगता है, झर करके वो खत्म हो जाता है, तो उसका लोहे का भार क्या होगा, भार घटेगा नहीं बल्कि लोहे का भार क्या होगा, बढ़ेगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आप लोग बने रहे हमारे साथ और मेहनत करते चले। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कि निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। देखिए बार बार ये सब प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये। देखिए क्या बोल रहा है कि जो आप बल्ब देखते हैं ना, बल्ब में एक फिलामेंट रहता है, फिलामेंट वो किसका बना होता है, क्या वो आपका लोहे का बना होता है या फिर मोलिब्डेनम का बना होता है या चांदी का होता है, फिर टंगस्टन का होता है। तो देखिए आप सबको पता है कि जो फिलामेंट है ना प्रिय छात्रों, वो किसका होता है, टंगस्टन धातु का होता है। किसका होता है, टंगस्टन धातु का होता है। और इसका देखिए, इसका टंगस्टन धातु का इसलिए होता है क्योंकि इसका गलनांक ना काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग कितना 3500 या फिर 5400 डिग्री सेल्सियस समथिंग ऐसा इसका गलनांक होता है। इस बात को आप देख लीजिएगा। और इसका अगर आपको सिंबल पूछे तो क्या होता है, डब्लू होता है प्रिय छात्रों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में, 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं और एक सवाल हर हाल में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कोई भी दे देगा, बोलेगा कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे बात बता दें आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो इसको क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, अम्लों का राजा कभी पूछ दे तो कौन, आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में और आप जान लीजिए कि ये आपका जो बैटरी होता है ना, बैटरी का जो अम्ल होता है, बैटरी में जो होता है, बैटरी में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है प्रिय छात्रों। और फॉर्मिक एसिड के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं, बोले कैसे भूल सकते हैं, जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और होमवर्क नहीं बनाते थे तो आपको जो मास्टर जी है वो क्या करते थे, चीटी के इसमें खड़ा कर देते थे। और जो लाल चीटी जो आपको काटता था, तो लाल चीटी के रंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्रिय छात्रों, बल्कि वही कौन, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे इससे आगे, इसके बाद अगले प्रश्न में चलते प्रिय छात्रों। आप लोग इसी तरह बने रहें और हमारे साथ मेहनत करते चलें। तो देखिए छात्रों 18वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है। क्या आपका एलपीजी हो जाएगा या एथिलीन हो जाएगा या मीथेन हो जाएगा या एसिटिलीन हो जाएगा। देखिए कभी कभी आप क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में ना किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में कि किसका इस्तेमाल, एसिटिलीन का इस्तेमाल किया था। किसका प्रिय छात्रों, एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोग पेन कॉपी लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा तो आपके जहन में वो फिक्स हो जाएगा। जिस तरह से गैस वेल्डिंग करने का फिक्स हो जाता है ना, उसी तरह ये बात भी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा मेरे छात्रों। चलते हैं 18 के बाद 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका क्या है, देखिए 19वां प्रश्न आपका यहाँ से हर हाल में एक सवाल बनेगा और बनने का मैक्सिमम चांस रहता है। देखिए क्या है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। देखिए एक क्या होता है, एल्केन होता है, एक होता है अल्कीन होता है, एक होता है अल्काइन। तो हम पूरा नहीं लिखे, बस इतना लिखते हैं, ANE, उसके बाद एक क्या होता है ENE लास्ट में, और एक का लास्ट में क्या होता है YNE लिखा रहता है। बस आप इसी से पकड़ लीजिएगा। देखिए ANE लिखा रहे तो इसका क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग, ANE रहे तो उसको क्या बोलेंगे, CnH2n+2। इस बात को ध्यान रखिएगा, कह दो ना +2। और आपका जो ENE है ये आपका क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। और आपका YNE जो है ये आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, CnH2n-2, यानी कह दो ना +2, कह दो ना -2। इस तरह भी आप ध्यान रखिएगा, आपका ANE ENE YNE। तो देखिए इस नाम को अगर आप देखिए यहाँ पे एल्कीन है तो एल्कीन के लास्ट में क्या है, ENE है, और ENE का क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, CnH2n हो जाएगा। और CnH2n आपका ऑप्शन में कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में है और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। देखिए सवाल एक था लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझने की कोशिश किया ताकि आपको अल्कीन ना पूछ के, अगर अल्केन पूछ देता, अल्काइन पूछ देता, कुछ भी पूछ देता तो आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। फिर चलते इसके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए 20वां प्रश्न कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस है। कौन आपका ग्रीन हाउस गैस है, क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या मीथेन है या उपयुक्त में से सभी है। तो देखिए हम लोग ना यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं तो इसलिए थोड़ा कभी कभी रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाता है प्रिय छात्रों, घबराइएगा नहीं आप लोग। तो देखिए निम्न में कौन हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो आप लोग कुछ नहीं, ग्रीन हाउस गैस देखिए यहाँ पे आप लोग को लिखा दे रहे कौन कौन सा है। एक तो आपका CO2 है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, आपका एक CH4 है जिसको मीथेन बोलते हैं, उधर आपका क्या है N2 है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, उधर आपका क्या है H2O है जिसको जलवाष्प बोला जाता है, और एक आपका क्या होता है मेरे साथ O3 यानी ओजोन होता है, और एक होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी आपका क्या है, इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी आपका हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए आपको ग्रीन पेन से भी लिखे हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस, अब ऑप्शन में आप आइए तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, देखिए यहीं पे तो आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। कहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मेरे छात्रों, सल्फर डाइऑक्साइड आपका
सल्फर डाइऑक्साइड आपका नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका नहीं होता है। और आपका मीथेन जो है, मीथेन ये भी होगा, आपका मीथेन भी होगा। तो प्रिय छात्रों देखिए आपका यहाँ पे मीथेन भी है, आपका CH4 मीथेन भी है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त से सभी हो जाएगा। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका कहीं कहीं पे आपका ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं मान के इसको क्या माना जाता है, इसको वायु प्रदूषक माना जाता है। क्या माना जाता है, वायु प्रदूषक माना जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 20 के बाद 21वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 21वां प्रश्न आपका क्या है कि वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बताइए शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, क्या सूक्ष्म जैविकी में, या फिर माइकोलॉजी में, या फाइकोलॉजी में, या वर्गीकी में। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। अगर आपको पूछ देता है कि सर माइकोलॉजी, तो इसके बारे में जरा बता दीजिए। तो देखिए आप लोग को बताते चले कि माइकोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को बोलते हैं, कवक के अध्ययन को। किसको, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों, माइकोलॉजी बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछ देता है कि सूक्ष्म जैविकी क्या है, तो ये आपका क्या है, सूक्ष्म जीव का अध्ययन। किसका अध्ययन प्रिय छात्रों, सूक्ष्म जीव का अध्ययन। जो सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं, जिसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या बोलेंगे प्रिय छात्रों, सूक्ष्म जैविकी। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 21 के बाद 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न क्या है कि पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि परागन क्या होता है कि पराग जो कण होता है, पराग कण, उससे पराग कोश का यानी परागन यानी पराग कण का पराग कोश से निकल करके यानी पराग कोश से निकल करके कहाँ पहुँचता है, वर्तिकाग्र। पराग कोश से निकल करके कहाँ पहुँचता है प्रिय छात्रों, वर्तिकाग्र। यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परागन, जिसको पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पोलिनेशन ना बहुत तरीके से होता है, जानवरों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, मनुष्य द्वारा होता है, या फिर खुद से भी होता है। तो देखिए खुद से अगर परागन होता है तो उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑटो मैंने खुद से, उसको ऑटोगेमी बोलेंगे। उसके बाद देखिए आप अगर देखिएगा ऑप्शन, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ऑर्निथोफिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, ऑर्निथोफिली। क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा अगर परागन होगा तो आपका ऑर्निथोफिली हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये भी पूछ दे कि सर एनिमोफिली क्या होता है, एनिमोफिली क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका हवा द्वारा परागन। जैसे हवा द्वारा अगर परागन होगा, हवा द्वारा अगर परागन होता है तो आपका क्या हो जाएगा, एनिमोफिली। अगर पूछते एंटोमोफिली क्या जाता है, तो एंटोमोफिली ये हो जाता है मेरे छात्रों कीटों द्वारा। किसके द्वारा, कीटों द्वारा। देखिए अब बताइए कहाँ से और सवाल पूछेगा, बताइए कीटों द्वारा। ये आपका हो जाएगा क्या, कीटों द्वारा। अब बताइए अगर कोई भी आपको पूछता एनिमोफिली पूछ देता, एंटोमोफिली पूछ देता, कीटों, हवा, कुछ भी, तो आप लोग आसानी से टिक मार देते। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते चले। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके बाद जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 23 कि पपीते में पीले रंग का कारण है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका पका पपीता होता है ना, उसमें पूरा सब आपका विटामिन पाया जाता है, पूरा सब। अगर कभी आपको पूछे कि कौन ऐसा फल है जिसमें पूरा विटामिन पाया जाता है, तो आपका पका पपीता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए पपीते में पीले रंग का कारण है, किस वजह से पपीता आपका पीला होता है। क्या आपका पैपेन के कारण, या लाइकोपिन के कारण, या फिर कैरिका जेंथिन के कारण, या फिर कैरोटीन के कारण। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए प्रिय छात्रों आप सबको पता है कि पपीते का पीला रंग किसकी वजह से, कैरिका जेंथिन के कारण। किसकी वजह से, कैरिका जेंथिन के कारण से आपका पपीता का रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि कैरोटीन की वजह से क्या होता है, तो कैरोटीन को आप ध्यान रखिएगा। कैरोटीन की वजह से ना गाजर का रंग, यानी गाजर का जो रंग होता है ना, किसकी वजह से, गाजर में जो रंग होता है वो किसकी वजह से, गाजर में रंग कैरोटीन की वजह से। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो मिर्च जो होता है ना, मिर्च जो आपका तीखा होता है, मिर्च, वो किसकी वजह से, मिर्च जो आपका तीखा होता है किसकी वजह से मेरे छात्रों, वो आपका लिख लीजिए यहाँ पे कैप्सेइसिन। इसके वजह से आपका क्या होता है, मिर्च जो होता है वो आपका तीखा होता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 23 के बाद 24वां प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न आपका क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या आपका रात्रि में, या फिर दिन में अथवा रात्रि में, या फिर दिन और रात्रि में, या फिर केवल दिन में। तो देखिए आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए ना जो सूर्य का प्रकाश है यानी सनलाइट है उसका होना बिल्कुल जरूरी है। तो आप बताइए सूर्य का रोशनी कब होता है, क्या आपका रात में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो रात्रि वाला ऑप्शन तो काट दीजिए, दिन अथवा रात्रि ये वाला भी ऑप्शन काट दीजिए, दिन और रात्रि ये भी काट दीजिए। देखिए कब होता है, केवल आपका प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। और एक बात ये भी आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण ना ये जो प्रक्रिया है ये क्या होता है, यानी पेड़ पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है, पेड़ पौधे का भोजन तैयार करने का है कि आपका क्या है, विधि है। ठीक है प्रिय छात्रों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपको देखिए ये भी सवाल पूछ सकता है कि देखिए पेड़ पौधा जो है ना वो सांस क्या लेता है,
जैसे अगर आपको बोले कि आप सांस के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, तो पेड़ पौधा भी ना सांस के रूप में ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 24 के बाद 25वां प्रश्न। देखिए 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था? क्या आपका फ्लेमिंग ने किया था, या फिर ल्यूवेनहॉक ने किया था, या फिर रॉबर्ट हुक ने किया था, या फिर ब्राउन ने किया था? फटाफट जवाब दीजिए। तो प्रिय छात्रों देखिए यहाँ पे आपको सेल पूछा है, तो सिर्फ सेल पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और कब किया था? 1665 में। लेकिन अगर यहीं पे सेल नहीं पूछ के क्या पूछ देता कि जीवित कोशिका, क्या पूछ देता प्रिय छात्रों? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले, तब आपका वहाँ पे रॉबर्ट हुक नहीं होकर के कौन हो जाएगा? वहाँ पे आपका ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक। देखिए जो आपका जो रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने 1665 में जो कोशिका का खोज किया था वो कैसा था? मृत था। कैसा था? मृत था, यानी मरा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि ल्यूवेनहॉक साहब ने कब 1674 ईस्वी में क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। अगर जब आपको जीवित कोशिका पूछे तब आपको क्या टिक मारना है? ल्यूवेनहॉक टिक मारना है। लेकिन आपको क्या करें, अगर आपको पूछे क्या कि सिर्फ कोशिका पूछे, तब आपको क्या टिक मारना है प्रिय छात्रों? तब आपको टिक मारना है रॉबर्ट ब्राउन टिक मारना है। तो बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा? आज हम लोग 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश किए, 25 क्वेश्चन को हल करने का कोशिश किए। इनमें से आपसे कितना हल हुआ और कितना आपका स्कोर हुआ? और कमेंट बॉक्स में आप लोग सिर्फ ABCD लिखते हैं, जो आपको पूछा जाता है कम से कम वो लिखिए, ताकि उससे क्या होगा कि आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना प्रिय छात्रों, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप कभी भूलिएगा नहीं। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।